नाउ अबाउट पार्चुरेशन। देखो व्हाट इज पार्चुरेशन? तो प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, इसको क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। इसका मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो और बच्चा सर्विक्स वेजाना से होते हुए बाहर निकल जाए, इस प्रोसेस को बोलेंगे पार्चुरेशन। ना पार्चुरेशन की बात करोगे, इस प्रोसेस को इंड्यूस कौन करवाया? तो यहां पर देखो, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। इसका मतलब इसमें नर्वस पार्ट भी इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन की बात करोगे तो हार्मोन पार्ट भी इन्वॉल्व है। क्लियर? नाउ अब सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कहां से आएंगे? तो आप बोलोगे फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। तो फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा ये इंड्यूस करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। फीटस फुल्ली डेवलप हो चुका, यहां प्लेसेंटा की बात करोगे, यहां से सिग्नल आया। क्लियर? और यह सिग्नल क्या करेगा? ठीक, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। क्या करवाएगा? ये माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और इस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को आप बोलोगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो बताइए, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मैंने क्या नाम दिया? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक, क्यों हुआ ये? तो ध्यान दो, फीटस फुल्ली डेवलप हो चुका कि नहीं, तो ये स्ट्रेचिंग आई। दूसरी बात, यहां प्लेसेंटा की बात करोगे, प्लेसेंटा मैच्योर हो चुका, तो अब यहां से प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन ये बंद कर देगा। प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन बंद होगा तो अब प्लेसेंटा एकदम से तो नहीं, ये थोड़ा सा धीरे धीरे रप्चर होना स्टार्ट होगा। तो अब ये सिग्नल जाएगा। ठीक है, तो ये रप्चर का सिग्नल। ठीक, और दूसरा पॉइंट, प्रोजेस्टेरॉन के कम होने की बात करी है आपने, तो ये क्या होगा? प्लेसेंटा हल्का सा रप्चर होने की बात की। दूसरी बात, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसकी कमी होने की वजह से यूट्राइन वॉल ने क्या बना दिया? प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या बनाया? क्या रिलीज करवाया? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन और ये माइल्ड रप्चर ये सिग्नल दे रहा है। और अब ये सिग्नल कहां गया? फाइनली मदर की पिट्यूटरी के पास। तो मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। ठीक, तो माइल्ड जो कॉन्ट्रैक्शन था उसने फाइनली न्यूरो सिग्नल भेजा कि नहीं? तो हाइपोथैलेमस के कमांड पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो गया? ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यूट्राइन मसल की बात करोगे, मायोमीट्रियम पर क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल गया, वापस ये क्या होगा? सिग्नल वापस पहुंचा कि नहीं, और ये और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। सो मोर कॉन्ट्रैक्शन मोर ऑक्सीटोसिन, मोर ऑक्सीटोसिन मोर कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होते ही चलेंगे। और फाइनली फीटस की बात करोगे, ये आगे पुश होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और फाइनली मदर की बॉडी से वाया बर्थ कैनाल बाहर निकल आएगा। और जब बेबी बाहर निकल आता है तब आप एक टर्म यूज करते हो, बर्थ। क्लियर? तो मैंने अभी क्या बोला? पार्चुरेशन को इंड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। दूसरी बात, सिग्नल कहां से आया? जब फीटस फुल्ली डेवलप हो चुका, और ये आपने बात की दूसरा कहां से? प्लेसेंटा। तो फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा ये सिग्नल दे रहा है। ठीक, इनकी वजह से क्या होगा? माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, और माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अपन ने बोला फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स ने क्या रिलीज करवाया? ऑक्सीटोसिन। बस ऑक्सीटोसिन अब आया, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा तो और ऑक्सीटोसिन आया, और ये प्रोसेस आगे बढ़ता ही चला गया, और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होते ही गए, और फाइनली फीटस बाहर निकल गया। ये तो एक लाइन की बात। ठीक, अब देखो दूसरा पॉइंट। मैंने बोला फुल्ली डेवलप फीटस की बात की और प्लेसेंटा की बात की। ठीक, तो यहां पर फीटस की एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, तो फीटस की एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? एक हार्मोन कॉर्टिसोल। ठीक, फाइनली क्या होगा? ये जो प्लेसेंटल पार्ट होगा ये क्या सीक्रेशन बढ़ा देगा? एस्ट्रोजन। तो ये प्लेसेंटा है, ये एस्ट्रोजन का सीक्रेशन बढ़वाने में लगा हुआ है, और मदर्स ब्लड में एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। तो ध्यान दो, पूरी प्रेगनेंसी पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई था और एस्ट्रोजन रिलेटिवली कम था। अब सेक्स हार्मोन का रेशियो रिवर्स हो गया। अब प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन की बात करोगे, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया और एस्ट्रोजन बढ़ गया। तो प्रोजेस्टेरॉन की बात करोगे, ये कम हुआ, और कौन बढ़ गया? एस्ट्रोजन। नाउ एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से हुआ क्या? तो देखो, 100 टाइम्स मोर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। तो हाई एस्ट्रोजन ने फाइनली
100 टाइम्स मोर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स डेवलप करवा दिए, कहां पर? मायोमेट्रियम पर। कहां? मायोमेट्रियम पर। क्लियर? सो पार्चुरेशन के टाइम पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो हाई रहेगा, लेकिन शुरुआत में क्या था? हाई प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रेशियो था, लेकिन अब रिवर्स हो गया कि नहीं? अब एस्ट्रोजन ज्यादा और प्रोजेस्टेरॉन रिलेटिवली कम की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रोके रखेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन को कम करना जरूरी है, तभी तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा ना। अब देखो, यहां मैंने आपको बताया प्रोजेस्टेरॉन, तो प्लेसेंटा की बात करोगे, प्लेसेंटा क्या हो चुका? टाइम हो चुका प्लेसेंटा का। ठीक है, अब प्लेसेंटा फुल टाइम का हो चुका है, और अब ये क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन के सीक्रेशन को बंद कर देगा कि नहीं? मैंने बोला प्लेसेंटा की बात करोगे, ठीक, एकदम से पूरा रप्चर नहीं हुआ, रप्चरिंग के सिग्नल आए कि नहीं? ये न्यूरो सिग्नल की बात करोगे, कहां पहुंचा? हाइपोथैलेमस। क्लियर? और वहां से क्या होगा? उसके कमांड पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने, किसने? अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होगा? ऑफ मदर, दिस विल रिलीज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन विल बाइंड विद रिसेप्टर्स, दिस रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. This results in strong uterine contraction and finally this results in expulsion of fetus, और fetus क्या होगा? बाहर निकल आता है. Clear? Now, तो ये पॉइंट मैंने आपको यहां बताया. अब देखो, जो चीज बताई लगे हाथ में आपको 2 पॉइंट्स और रिवाइज करवा देता हूं. ठीक है, लुक, आपने यहां पर बात की, तो फीटस की जब आप बात करोगे, फाइनली हेड पोजीशन की बात करोगे, ये इधर की तरफ होता है, और इस पोजीशन की बात करोगे, इसको बोलते हैं ऑसिपिटो. इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? ऑसिपिटो एंटीरियर. कौन सी पोजीशन है ये? ऑसिपिटो एंटीरियर. क्लियर? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, फीटस आगे निकलेगा, फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो धीरे धीरे ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसे आगे पुश करता ही जा रहा है. ठीक ना, फीटस की बात करोगे, इट विल बी डिलीवर्ड आउट. ठीक है ना, ये आपने बात की. फीटस जब बाहर आया तो उसके बाद क्या करते हैं? ये अम्बिलिकल पार्ट की बात करोगे, ठीक है ना, इसको कट कर दिया जाता है और यहां क्लिप लगा देते हैं. ठीक है ना, फीटस बाहर आने के बाद उसका वो जो अभी फीटस जब यूट्राइन लाइफ में था तब उसकी लंग्स काम नहीं कर रही थी, बाहर आने के बाद लंग्स का जो सर्किट है वो स्टार्ट हो गया, वो लंग्स से सांस लेना स्टार्ट करेगा. क्लियर ना, फीटस बाहर निकलने के बाद यूट्रस विद इन 15 to 20 मिनट्स या आधे घंटे के अंदर अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर वापस, और ये जो प्लेसेंटा वाला पार्ट है इसको बाहर फेंक दिया जाएगा, जिसे आप बोलते हो आफ्टर बर्थ. क्या बोलते हैं उसे? आफ्टर बर्थ. ना, अब देखो, जब न्यूरो एंडोक्राइन की ही बात की थी तो यहां एक हार्मोन के बारे में स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, दैट इज रिलैक्सिन. ध्यान दो, यहां पर जब आप बात करोगे, रिलैक्सिन क्या करेगा? सर्विक्स की बात करोगे, इसे क्या करेगा? डायलेट करेगा. जितना सर्विक्स डायलेट होगी उतना बेटर है कि नहीं? दूसरी बात, रिलैक्सिन क्या भी करेगा? प्यूबिक सिम्फाइसिस. किसकी बात कर रहा हूं? ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को भी क्या कर देगा? लूज करेगा. कुल मिला के क्या होगा? डिलीवरी की बात करोगे, फीटस को बाहर एक्सपल्शन करवाने के अंदर, ठीक, जब इनको रिलैक्स करवा देगा तो उसमें क्या करेगा? ये हेल्प करेगा. क्लियर? तो रिलैक्सिन कैसे हेल्प कर रहा है? सर्विक्स को डायलेट कर रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर रहा है. दिस विल फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ बर्थ. नाउ, ऑक्सीटोसिन की बात मैं आपको यहां पहले बता ही चुका था. नाउ, ऑक्सीटोसिन की बात करोगे तो इसको बोलते हो आप बर्थ हार्मोन. ऑक्सीटोसिन को ही क्या बोलते हो आप? पार्चुरेशन हार्मोन. अगर किसी फीमेल के अंदर ये मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्शन डेवलप ही नहीं हुए, जिसको आप बोलते हो लेबर पेन, तो ऐसी कंडीशन में वेट एंड वॉच, फिर भी डेवलप नहीं हुए गिवन टाइम तक, तब कौन सा हार्मोन इंजेक्ट किया जाएगा? तो डॉक्टर्स ऑक्सीटोसिन को क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे. इज दिस क्लियर? अगर क्या डेवलप नहीं हुए? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर? तो ये आपने रिलैक्सिन की बात की, एक आपने बात की ऑक्सीटोसिन. क्लियर ना, हार्मोन्स के बारे में यहां 2 इंपॉर्टेंट आपने देखे. दूसरी बात, एक मैं आपको बता ही चुका हूं, जब प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन कम हुआ, बंद हो गया था, तो क्या रिलीज हुआ था? प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसने भी क्या होगा? माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने में थोड़ी हेल्प की थी. इज दिस क्लियर? नाउ,
अब देखो, तो यहां तक सारा का सारा प्रोसेस की आप बात करोगे तो ये सब आपके सामने है। सो मेन पार्चुरेशन हार्मोन ऑक्सीटोसिन, बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन, क्लियर। और रिलैक्सिन की बात करोगे तो ये प्रोसेस भी आपने देखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन में काम की इतनी सी ही बात है। तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है, फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा ने सिग्नल दिए, उस सिग्नल की वजह से क्या डेवलप हुआ, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटस खुद सिग्नल दे रहा है कि 9 महीने पूरे हो गए, अब मुझे बाहर निकलना है, क्लियर। और अब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, पिट्यूटरी से, मदर की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और अब वो सिग्नल वापस चला गया। तो पॉजिटिव फीडबैक का एक सर्किट चलता ही जा रहा है, क्लियर। और फाइनली बेबी विल बी, फीटस की बात करोगे, दैट विल बी डिलीवर्ड आउट, क्लियर। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स इन एक्सपल्शन ऑफ फीटस। नाउ अब हार्मोन के बारे में आपको बताया था, ऑक्सीटोसिन, इसी को बोला बर्थ हार्मोन, ये आपने देखा पार्चुरेशन हार्मोन, ठीक। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बात करोगे, लेबर पेन इंड्यूस नहीं हुआ तो क्या इंजेक्ट किया जाता है डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए, तो आप आंसर देंगे ऑक्सीटोसिन। ना, बेबी के पैदा होने के बाद, क्लियर, लैक्टेशन का प्रोसेस क्या होगा, वो स्टार्ट होगा। रिमेंबर, बेबी की बात करोगे, जैसे ही बेबी के होठ निप्पल को टच करेंगे क्या डेवलप होगा, सकलिंग रिफ्लेक्स। क्या डेवलप होता है, सकलिंग रिफ्लेक्स, क्लियर। नाउ इसका मतलब जब बेबी निप्पल को क्या करेगा, मुंह में लेगा, तो यह सिग्नल कहां पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करोगे तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ मदर, इट रिलीजेस ऑक्सीटोसिन। और ध्यान दो, मेमोरी ग्लैंड्स की बात करोगे तो मैंने आपको बताया था, यहां मायो एपिथीलियम के बारे में बताया था कि नहीं। मायो एपिथीलियम पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं, क्लियर। तो प्रोलैक्टिन ने मिल्क का सिंथेसिस करवाया, ठीक। और अब ये जो क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन, और मिल्क का क्या होगा बाहर, इजेक्शन, ठीक ना। अब जब पॉइंट ही आया है तो एक लाइन और बताता हूं, एक पॉइंट और बताता हूं आपको, दैट इज सिजेरियन। लुक, कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से नॉर्मल डिलीवरी, जिसको आप वेजाइनल डिलीवरी बोलते हो, वो नहीं हो पाती। ऐसी कंडीशन में यूट्रस के लोअर पार्ट पर क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल सेगमेंट पर क्या होगा, एक कट लगाया जाता है जिसको बोलते हैं सी सेक्शन, क्लियर। नाउ इसको इस तरह से फैला दिया जाएगा, सी सेक्शन, ये कट लगाया, उसके बाद ये इसको ऐसे चौड़ा कर दिया गया, बेबी को बाहर निकाल दिया गया, और फाइनली क्या लगा देते हैं, स्टिचेस। इसको बोलते हैं आप सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, जिसे कहते हैं ऑपरेशन से जो बच्चा हुआ है, क्लियर। तो यहां पर आपने इसको बोलते हैं सिजेरियन डिलीवरी, ठीक है। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लुक, जब आपने डिजीज टॉपिक पढ़ा था या पढ़ेंगे तो वहां आपने एक टर्म सुनी थी, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग के बारे में, ठीक। यहां पर अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लियर। ओवरऑल हर एस्पेक्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन्ड रहनी चाहिए। लुक, WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे डिफाइन किया, लुक, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसे डिफाइन किया, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इट कुड, यहां पर फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, तो हर एस्पेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, टोटल वेलबींग, क्लियर ना। देखो, इंडिया की बात करोगे, India was the first country in the world to initiate the family planning program. ठीक, मैंने क्या बोला, India was the first country in the world to initiate family planning program, और ये कब किया था, 1951 में। 47 में इंडिपेंडेंस मिली और 1951 में क्या चलाया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक। ध्यान दो, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उस वक्त भी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। सो जो टॉप पॉलिटिशियंस थे, दे वर हाईली कंसर्न्ड कि लोग बाग बहुत ज्यादा हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो नहीं पा रहा, तो दैट वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, क्लियर। तो उस वक्त किस चीज को फोकस किया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नाउ फैमिली प्रोग्राम की बात करोगे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसके अंदर अपन क्या क्या चीज को इंक्लूड कर रहे थे, तो ध्यान दो, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, अनवांटेड बर्थ नहीं होनी चाहिए, क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा, टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ्स,
देखिए, पुराने टाइम पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में और कॉन्ट्रासेप्शन पर बहुत फोकस नहीं किया गया था। तो जब भी कोई कपल कॉइटस करता था, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता था, तो जनरली दैट यूज्ड टू रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। इज दिस क्लियर? तो वो नहीं चाहते हुए भी जो प्रेगनेंसी थी उसको बोलते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी। नाउ, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, जो चाहे केवल वही प्रेगनेंसी हो। आई मीन टू से, एक बच्चा चाहे तो एक ही हो, एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा अगर चाहे, बीच में 3 साल का गैप हो तो वो भी हो सके। तो वो जो गैप लेना है, या फीमेल को उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में प्रेग्नेंट नहीं होना, तो उस वक्त क्या मेथड यूज किए जाएं कि कॉइटस करने के बाद भी फीमेल प्रेग्नेंट ना हो। तो वो सारे मेथड्स में आपको आगे चलकर बताऊंगा। उन सारे मेथड्स को बोलते हो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। नाउ, तो ये आपने बात की ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ्स। नेक्स्ट, टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसी। 2 प्रेगनेंसी के बीच में इंटरवल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बच्चा हुआ और 1 साल बाद ही दूसरा हो गया। सो 2 बच्चों के बीच में कम से भी कम 3 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे की अपब्रिंगिंग भी अच्छे तरीके से हो सके। नाउ, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। पुराने टाइम पर 6 बच्चे, 8 बच्चे, ये नॉर्मल बात हुआ करती थी। क्लियर? नाउ, अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो यह भी चीज लिमिट होनी चाहिए कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली। अगर फैमिली के अंदर चिल्ड्रन लिमिटेड होंगे, क्लियर, तो उसका फायदा क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। इज दिस क्लियर? नाउ देखो, नाउ 1977 की बात करोगे, 51 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया। 1977 में उसका नाम बदल दिया गया और अब बोला फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इज दिस क्लियर? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किस पर फोकस करता था? क्वालिटी ऑफ लाइफ। किस पर फोकस करता था? क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्लियर? नाउ, अब देखो, इसमें क्या चीज आ गई? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, तो फैमिली के साथ अब जो बच्चा पैदा हुआ, ठीक, उसके वैक्सीनेशन, उसकी अपब्रिंगिंग, उससे रिलेटेड भी चीजों को इसमें इंक्लूड कर दिया गया। इज दिस क्लियर? नाउ, अब देखो, स्मॉल फैमिली के क्या नॉर्म्स थे? 1970 में एक स्लोगन दिया, 2 या 3 बस। ठीक, तो 1970s के आसपास एक स्लोगन दिया गया था, 2 बच्चे हो या ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चे हो, लेकिन उससे ज्यादा ना हो। नेक्स्ट, 1980s में आते आते स्लोगन चेंज हो गया। तो 1980s में स्लोगन क्या दिया? हम 2 हमारे 2। इसका मतलब 2 ही बच्चे होने चाहिए और पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। इज दिस क्लियर? नाउ, अब ये गैप कैसे मेंटेन रहे, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कैसे रोका जाए, उसके बारे में आपको बताता हूं। मतलब अब बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट contraceptive methods. Now let's talk about contraceptives. Clear? What are contraceptives? Clear? Contraceptives की बात करोगे तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो कोई भी मेथड या डिवाइस यूज की जाती है उनको आप बोलते हो कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्लियर? नाउ, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करोगे तो ध्यान दो, दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। इसका मतलब फीमेल को प्रेग्नेंट होना है तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज मत करो, और अगर उसे प्रेग्नेंट नहीं होना है तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज किया जाए ताकि प्रेगनेंसी से बचा जा सके। दैट मीन्स फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी, इससे बचा जा सके। क्लियर? नाउ, सो देयर आर लार्ज वैरायटीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स विच आर अवेलेबल इन मार्केट। क्लियर? नाउ, अब देखो, जब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात की थी तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो पहली बात, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इट शुड बी इजीली अवेलेबल इन मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट, इजी टू यूज। दूसरी बात, रिवर्सिबिलिटी। जब तक फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करे वो कंसीव ना करे, प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन जब प्रेग्नेंट होना चाहे तो इनके मेथड को डिसकंटिन्यू करने के बाद वो कंसीव भी कर जाए, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। क्लियर? नेक्स्ट, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद लिबिडो, दैट मीन्स सेक्सुअल ड्राइव। ठीक, कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज से सेक्स डिजायर न तो बढ़नी चाहिए न डिसकंटिन्यू करने पर कम होनी चाहिए। कुल मिला के इनके यूज करने पर या नहीं करने पर सेक्सुअल ड्राइव पर, दैट मीन्स लिबिडो पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो मैंने एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में आपको क्या क्या बोला? दे शुड बी यूजर फ्रेंडली, दे शुड बी इजीली अवेलेबल,
दूसरी बात, यूज कर रहे हैं तो कैसे भी हो, इफेक्टिव हो। क्लियर? नेक्स्ट, रिवर्सिबल हो। ठीक है। नाउ आइदर दे शुड हैव नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट ना हो तो सबसे अच्छी बात, लेकिन अगर है तो लीस्ट हो, तो नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। ठीक। नाउ इट शुड नॉट इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव, सेक्स डिजायर जिसको लिबिडो भी बोलते हैं। ठीक है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इनके यूज करने पर या डिसकंटिन्यू करने पर। क्लियर? सो कुल मिला के नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल ड्राइव। नाउ अब देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया। एक टर्मिनल मेथड, इसे आप सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं। दूसरा यहां पर इसको बोलते हैं टेम्पररी मेथड, जिसे क्या भी बोलते हैं, स्पेसिंग मेथड। ना टर्मिनल मतलब टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब एंड। टर्मिनल मेथड उन कपल्स को एडवाइस किया जाता है जिनके 2 या 3 बच्चे हो गए हो और आगे कोई बच्चा नहीं चाहिए हो, वो इस मेथड पर जाते हैं जिसको बोलते हैं टर्मिनल मेथड। क्लियर? और इसके अंदर आता है, मेल के अंदर वेसेक्टोमी और फीमेल की बात करोगे ट्यूबेक्टोमी। क्लियर? नाउ तो मैंने बोला ये टर्मिनल है, एंड मेथड है। ठीक। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी अगर की जाए तो उसके बाद ट्यूब को कट करने के बाद इन्हें वापस जोड़ना टफ जॉब होता है। इनकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है, तो इसको एक अलग सेगमेंट में रख दिया गया। क्लियर? इसमें सर्जिकल थोड़ा सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आप सर्जिकल मेथड। क्लियर? तो इसकी डिटेल्स भी अपन देखेंगे, उससे पहले मैं आपको इधर ब्रीफ कर दूं। टेम्पररी मेथड्स हैं, इनको बोलते हैं स्पेसिंग मेथड। और ये कैसे? रिवर्सिबल, जब तक यूज करेंगे तब तक ठीक है, यूज करना बंद कर दिया तो फीमेल वापस क्या कर जाएगी, कंसीव कर जाएगी, जब वो कोइटस करेगी तब। ठीक है। नाउ टेम्पररी मेथड के अंदर क्या चीज आती है, स्पर्मिसाइड्स। क्लियर? इस तरह के केमिकल्स यूज किए जाएं जो स्पर्म को मार दें। नेक्स्ट, बैरियर्स। बैरियर्स में अपन देखेंगे कॉन्डोम्स आते हैं। ठीक। फीमेल यूज के लिए डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं, वॉल्ट्स हैं। नेक्स्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्शंस, इंप्लांट्स। क्लियर? और एक बात करोगे आप, नेचुरल मेथड्स। क्लियर? तो यहां मैंने आपको बताया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, टर्मिनल एंड टेम्पररी। तो टेम्पररी के अंदर क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स अपन एक एक करके देखेंगे। क्लियर? नाउ विल टॉक अबाउट नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। और नेचुरल मेथड्स को क्या भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। ठीक। अब देखो, जब नेचुरल मेथड की बात करेंगे, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं करते, कोई डिवाइसेस यूज नहीं करते। जब कुछ भी यूज नहीं करते हैं तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होंगे कि ज्यादा? यस, ज्यादा होंगे। तो नेचुरल मेथड का फेलियर रेट हाई है। क्लियर? नाउ वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ डिवाइस नॉर केमिकल्स, तो इसका साइड इफेक्ट होगा क्या? तो यहां साइड इफेक्ट की बात करोगे, ऑलमोस्ट निल। तो मैंने क्या बोला, नेचुरल मेथड को यू ऑल्सो कॉल इट एज ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है ना? यहां पर यू नेवर यूज एनी काइंड ऑफ मेडिसिन या केमिकल। दूसरी बात, यहां कोई डिवाइसेस यूज नहीं करते हो। ठीक। तो जब कोई मेडिसिन, केमिकल या कोई डिवाइसेस आप यूज कर ही नहीं रहे हैं तो चांसेस ऑफ फेलियर क्या रहेंगे बेटा, हाई। ठीक। और जब कुछ यूज नहीं किया जा रहा तो साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ बोला जाए, नो। तो साइड इफेक्ट्स की बात करोगे, ऑलमोस्ट निल। इज दिस क्लियर? ना जब नेचुरल मेथड की बात करोगे तो इसका बेसिस क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइड चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। स्पर्म और ओवा के जो मीटिंग के चांसेस हैं उसे ही क्या कर दिया जाए, अवॉइड कर दिया जाए। तो मिल ही नहीं पाएंगे। ठीक है? तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फीमेल कंसीव नहीं करेगी, मतलब प्रेग्नेंट भी नहीं होगी। ठीक ना? तो नेचुरल मेथड की बात करोगे, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। याद करो, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करोगे तो उसमें मैंने आपको बाद में बताया था सेफ पीरियड मेथड या रिस्क पीरियड मेथड। और रिस्क पीरियड मेथड को क्या बोला था, फर्टाइल। क्लियर? डेट पर बेस्ड है ये, इसलिए क्या भी बोलते हैं, कैलेंडर मेथड। ठीक? नाउ लुक, पीरियडिक एब्स्टिनेंस में क्या होगा, रिस्क पीरियड या फर्टाइल पीरियड में कोइटस को अवॉइड करना पड़ेगा, कोइटस नहीं करना। क्लियर? नाउ अब देखो, आपको बताया था कितने भी दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो -14 कर दो, क्या आ जाएगा, डे ऑफ ओव्यूलेशन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14th पर क्या होगा, ओव्यूलेशन।
यहां आपने बोला 4 डेज इधर कर दिया और 2 डेज इधर कर दिए या मैक्सिमम 3 इधर कर दिए। क्लियर? तो आपने बात की 4 दिन पहले और 2 दिन बाद। ठीक, तो ये जो पूरा पीरियड हो गया, ये क्या होगा आपके पास? फर्टाइल पीरियड हो गया, क्योंकि एग रिलीज हुआ तो इधर की तरफ क्या होगा? चांसेस हैं इन ड्यूरेशन के अंदर, आई मीन टू से इन डेज के अंदर अगर कॉइटस किया जाए तो प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर? लुक, मैंने बोला 14th डे पर क्या होगा? ओव्यूलेशन। ठीक, तो 10 से लेकर 16 या ज्यादा 10 से लेकर 17 तक, कब? 10 to 17 डेज तक क्या होगा? कॉइटस को अवॉइड करना पड़ेगा। इसका मतलब जिस फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है उसमें 18 से लेकर 28 सेफ पीरियड है कि नहीं? और इससे पहले वाले ये भी क्या है? सेफ पीरियड। बट इस मेथड की बात करोगे तो अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज की चल रही है तो उसका रिस्क पीरियड, फर्टाइल पीरियड बदल जाएगा कि नहीं? यस। सपोज किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज की है तो 35 माइनस 14 करें। क्लियर? क्या आएगा? 21। इसका मतलब इसमें 21st डे पर क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन। अब फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल तो 35 डेज की चल रही है और आपने कैलकुलेशन 10 से 17 उसको सेफ बताया है, तो ध्यान दो उसमें तो 21st पर क्या होना है? ओव्यूलेशन। ठीक, जबकि आप 18 से लेकर 28 सेफ मान रहे हैं। कब? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसकी है? 28 डेज की। तो अगर फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज की है और वो 28 के हिसाब से कैलकुलेशन चल रही है तो उसके लिए तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया कि नहीं? तो 18 ऑनवर्ड्स तो सेफ चलता है किसके अंदर? अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 की होती है। इज दिस क्लियर? नाउ, तो ये पीरियड की जो आप बात करोगे, पीरियडिक एब्स्टिनेंस जिस मेथड की बात करोगे, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज की बात करोगे, अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज अगर फीमेल में अलग अलग हैं तो कैलकुलेशन भी चेंज होगी। ठीक, अपन स्ट्रिक्टली किसकी बात करते हैं? अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है तब अपन यहां बात कर रहे हैं। 35 के लिए तो ये डे फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 21st को क्या होगा? ओव्यूलेशन। तो यहां पर भी क्या होगा? 4 डेज पहले और 2 दिन बाद में। यहां से आपको कैलकुलेशन फर्टाइल पीरियड की ये मिलेगी आपको। क्लियर? तो जो मैंने आपको एक लाइन में बताया, पीरियडिक एब्स्टिनेंस मतलब फर्टाइल पीरियड या रिस्क पीरियड में कॉइटस नहीं करना। और फर्टाइल पीरियड कैसे काउंट होगा? ठीक, डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे कैलकुलेट होगा? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है? -14 करो, डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाएगा। 4 दिन पहले, 2 दिन बाद, इन सबको ऐड कर लोगे, ये फर्टाइल पीरियड है। इसमें कॉइटस नहीं करना, बाकी सारे दिन क्या है? सेफ हैं। ठीक, शॉर्ट एंड स्वीट। नाउ टॉकिंग अबाउट विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस। ठीक, नाउ विड्रॉल मेथड की बात करोगे या कॉइटस इंटरप्टस की बात करोगे, ठीक है, दिस इज द अर्लीस्ट नोन थिंग। इसका मतलब बहुत पहले से यह बात क्लियरली पता है कि अगर मेल फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तब उसके बाद फीमेल प्रेग्नेंट होती है। इसका मतलब मेल के सीमन में कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो फीमेल को कंसीव करवाता है, फीमेल को प्रेग्नेंट बनाता है। इज दिस क्लियर? नाउ विड्रॉवल की बात करोगे या कॉइटस इंटरप्टस की, इंटरप्ट मतलब बीच में ही रोक देना। अब मेल और फीमेल मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, अब मेल को पता लग गया कि सीमन रिलीज होने वाला है, तो मेल वेजाइना की बात करोगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लास्ट में जैसे उसको पता लग रहा है मेल को कि सीमन रिलीज होने वाला है, वो अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेगा, वेजाइना से पेनिस को बाहर निकाल लेगा, सारा सीमन फीमेल की बॉडी के बाहर गिरेगा। इज दिस क्लियर? तो क्या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमन गया? नो। तो क्या फीमेल कंसीव करेगी? नो। ठीक, अब देखो विड्रॉल मेथड की बात करोगे या कॉइटस इंटरप्टस की बात करोगे, इसमें रिस्क रेट या फेलियर रेट सबसे ज्यादा हाई है। नेचुरल मेथड में सब में फेलियर रेट हाई है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉइटस इंटरप्टस। क्लियर? नाउ अगर मेल टाइम पर पेनिस विड्रॉ नहीं कर पाया और एक ड्रॉप सीमन भी रह गया, तो एक ड्रॉप के अंदर भी मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, और अगर उन स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ज्यादा रही तो चांसेस हो जाएंगे फीमेल के कंसीव होने के, प्रेग्नेंट होने के। क्लियर? नाउ विड्रॉल मेथड में एक कंसेप्ट और बताया जाता है कि जो प्री इजैकुलेटरी सीक्रेशन होता है, ठीक है, प्री इजैकुलेट मतलब कूपर्स ग्लैंड का सीक्रेशन, ठीक है ना, उसके अंदर भी कुछ स्पर्म्स की प्रेजेंस की बात नोटिस होती है। तो सबसे पहले क्योंकि कूपर्स ग्लैंड का सीक्रेशन रिलीज होता है, तो उसके साथ भी कुछ स्पर्म्स वेजाइना के अंदर एंटर कर सकते हैं।
इज दिस क्लियर? तो प्री इजैकुलेट में भी स्पर्म की प्रेजेंस की वजह से इस मेथड को क्या माना जाता है? किस मेथड को? विड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्टस को रिस्की माना जाता है। क्लियर? नाउ अब नेचुरल मेथड में एक और है, दैट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक, याद करो मैंने आपसे बोला था जब बेबी पैदा होगा उसके बाद प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा और फीमेल के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा? लैक्टेशन। क्लियर? तो ड्यूरिंग लैक्टेशन फीमेल के अंदर एमिनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है, लेकिन कब तक? आज अगर बेबी पैदा हुआ है, ठीक है, और अब फीमेल में इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स, पार्चुरेशन से अगले 6 मंथ्स तक मैक्सिमम, ठीक, फीमेल के अंदर क्या रहेगा? लैक्टेशनल एमिनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगी। क्लियर? तो देखो मैंने बोला मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स फॉलोइंग पार्चुरेशन। नाउ तो क्यों बंद है मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो ध्यान दो, प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा हाई होगा तो ये एफएसएच-एलएच को क्या देता है? नेगेटिव फीडबैक। जब एफएसएच-एलएच का लेवल कम है तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ओवुलेशन भी नहीं होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या रहेगी? बंद रहेगी। क्लियर? तो ये आपने बात की बेटा, ये कब होगा? जब ड्यूरेशन ऑफ इंटेंस की बात करोगे, सॉरी आई मीन टू से जब लैक्टेशन बहुत ज्यादा इंटेंस होगा। सपोज किसी फीमेल ने 2 महीने तक बेबी को फीड किया और किसी रीजन से फीडिंग बिल्कुल बंद कर दी, तो प्रोलैक्टिन का लेवल गिर जाएगा कि नहीं? क्योंकि मिल्क फॉर्मेशन अब रुक जाएगा, ठीक है, और उसके बाद से फीमेल में क्या स्टार्ट हो जाएगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ध्यान दो, ये सारे के सारे मेथड्स जो आपने देखे ये सब नेचुरल मेथड हैं, यहां कोई भी आपने मेडिसिन यूज नहीं की है, यहां कोई भी डिवाइस यूज नहीं की है। क्लियर? तो काम की बात, चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई, ठीक है, नो डिवाइस इज यूज्ड, बट साइड इफेक्ट्स की बात करोगे बोलोगे ऑलमोस्ट निल। और ये किस पर बेस्ड है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्रॉम मीटिंग। इज दिस क्लियर? तो नेचुरल मेथड में पीरियडिक एब्स्टिनेंस आया, कोइटस इंटरप्टस आया, एक लैक्टेशनल एमिनोरिया आया। एक लाइन में लैक्टेशनल एमिनोरिया किस हार्मोन की वजह से है? वन वर्ड आंसर, तो आंसर क्या होगा? प्रोलैक्टिन। ना नेचुरल मेथड में एक और पॉइंट बोला जाता है, मैं बता देता हूं पर आपको याद नहीं करना, दैट इज बीबीटी, बेसल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर? नाउ जब ओवुलेशन होने वाला होता है तब फीमेल का बॉडी टेम्परेचर 0.5 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? ओवुलेशन की बात करोगे उस टाइम पर फीमेल का बॉडी टेम्परेचर 0.5 डिग्री बढ़ जाता है। अगर फीमेल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील करे और टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा नोटिस करे, क्लियर, तो अगले 5-7 दिन अगर वो कोइटस अवॉइड करे तो प्रेग्नेंट होने से बच जाएगी। इज दिस क्लियर? बट बीबीटी की बात करोगे ये क्या होगा? बहुत ज्यादा बुक्स के अंदर मेंशन नहीं है, ज्यादा एक्यूरेसी शो नहीं करता, क्योंकि बार बार टेम्परेचर नोटिस करना, ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं होगी, हर किसी फीमेल के बस की बात नहीं होगी। ठीक है।